गीता मोहन, जो यूक्रेन के दोनस्तक इलाके में मौजूद है। अलग अलग जगह से वो लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। हम उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा देखिए किस तरह से उनकी रिपोर्ट है। और फिलहाल गीता, डोनबास जो है वहां पर कब्जे की जंग में किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? देखिए, फियर्स फाइटिंग डोनेस्क में, पूरे डोनबास के इलाके में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। हम अभी जहां जा रहे हैं वो मरिंका है, जहां पर काफी दिनों से रूसी फौज और डोनेस्क की फौज के अगेंस्ट यूक्रेनियन फोर्सेस लड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा अगर आप देखें बॉर्डरिंग टाउन्स में लड़ाई हो रही है। लेकिन कौन अभी ज्यादा स्ट्रांग है अगर कहें तो इस इलाके में, ईस्टर्न यूक्रेन में रूस ज्यादा स्ट्रांग इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि डोनेस्क और डोनबास के जो लोग हैं, यहाँ पे जो उन्होंने सरकार बना रखी है, वो पूरी तरीके से रूस को सपोर्ट करते हैं और रूसी फौज को फिर आगे बढ़ने में, यानी एडवांस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इसीलिए मारियोपोल, जहां पर भी रेफरेंडम हुआ था, डोनबास का इलाका माना जाता है, डोनेस्क कहता है मारियोपोल डोनेस्क का एक हिस्सा था, वो अब पूरी तरीके से रूस के कंट्रोल में आ गया है। बस कुछ ही 5 बचे हुए हैं, लेकिन काफी सारे नॉर्थ और ईस्ट के इलाके भी हैं जहां पर अभी लड़ाई चल रही है। लेकिन अगर बात करें किसका पलड़ा भारी है, तो वो अभी रूस का लग रहा है। जी गीता, अभी बने रहेगा हमारे साथ। गौरव, मैं आपके पास लौटता हूं। एक सवाल और आप बार बार आ रहा है, कल से ये सवाल आ रहा है कि आज जो ये युद्ध विराम दिया गया है, क्या ये कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है? क्योंकि एक वर्ग ये भी आरोप लगा रहा है कि इस बीच में रूस अपने आप को फिर से रीयूनाइट करेगा ताकि दोबारा से अटैक करे और सटीक अटैक करे। इसको लेकर क्या जानकारियां और इस दावे में कितनी सच्चाई है? शुभांकर, कहा यही जा रहा है कि पिछले 36 दिनों में रूस की सेना को जिस तरह से खासतौर पर कीव के आसपास के इलाकों में जो क्षति पहुंची है, इरपिन और बूचा के इलाके में, ब्रोवरी के इलाके में, जहां यूक्रेन की सेना ने जबरदस्त एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के इस्तेमाल से या फिर जो बाराक्टर ड्रोन्स हैं, तुर्की में बने ड्रोन्स, कामिकाजी ड्रोन्स, उनकी मदद से नुकसान पहुंचाया है, तो वो अब अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक कर रहे हैं। यानी एक नए तरीके से अपनी रणनीति को तय करेंगे और उसके बाद अगला ऑपरेशन करेंगे। फिर कुछ जवान जो यहां पर पिछले 36 दिनों से तैनात थे, उनको बेलारूस वापस भेजा जा रहा है। पश्चिमी देशों का आकलन यह है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर, कि वहां पर कुछ और जवान बिल्कुल टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं, जिनको यहां पर दोबारा से लॉन्च किया जाएगा। तो ये हो सकता है एक टैक्टिकल रिट्रीट है। वो इस समय जब उनकी बातचीत हो रही है इस्तांबुल में, इस्तांबुल की बातचीत में डोनबास के क्षेत्र को लेकर क्या निकलता है, क्या या यूक्रेन इस बात पर राजी हो जाता है या उस पर बात आगे बढ़ती है? क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी ये मान चुके हैं कि रूस को अब मारियोपोल से या डोनेस्क के इलाके से हटाना मुश्किल ही नहीं, बहुत बहुत लगभग असंभव सा है। जिस तरह से रूस की सेना को, बख्तरबंद गाड़ियों को, टैंकों को और विमानों को उस पूरे क्षेत्र में लाया गया है। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्रिमिया से लेकर डोनबास के इलाके में जहां रूस ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है और कीव जहां रूस की पकड़ कुछ ढीली हुई है, तो ये दोनों एक स्ट्रैटेजी के रूप में इसे फिलहाल देखा जा रहा है। राजेश, क्योंकि आप जरा समझाइए हमारे दर्शकों को ये कि अगर ये बातचीत के जरिए भी समाधान निकलता है तो यूक्रेन की तरफ से क्या चीजें हैं जो रूस की टेबल पे ले जा सकती हैं? क्योंकि ये डोनबास का जिक्र बार बार हो रहा है कि वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, गौरव भी कह रहे हैं कि वहां से हटाना बहुत मुश्किल है। तो जरा इसको लेकर समझाइए कि क्या चीजें पीस में भी ऑफर हो सकती हैं रूस को, जहां पर समझौता हो सकता है, जिसके आधार पर हम ये उम्मीद करें कि आगे ये युद्ध विराम हो सकता है। देखिए, जो अभी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का भी बयान आया है, उन्होंने भी ये कहा है कि जो इस्तांबुल में बातचीत हुई है उससे कुछ सब्सटेंशियल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, कोई बड़े रिजल्ट्स नहीं आए हैं। लेकिन जो रूस ने अपनी तरफ से यूनिलेटरल बात बोली थी कि वो चर्निहाइव और कीव के इलाके में अपनी सेनाएं थोड़ी पीछे खींचेगा और मिलिट्री एक्टिविटी में कमी लाएगा, ये चीज कल यूक्रेन आर्मी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कंफर्म की है। इसके अलावा जो बाकी इलाके हैं डोनबास के, उसमें रूस जब तक 100% लुगांस्क और दोनेत्स्क ओब्लास्ट को कब्जे में नहीं कर लेता, वो लड़ाई नहीं रोकेगा। और डोनबास के और क्रीमिया के मैटर पर इस्तांबुल में कोई बात नहीं हुई है। यूक्रेनियन ऑफिशियल का कहना था कि ये बात जब पुतिन और ज़ेलेंस्की आमने सामने मिलेंगे उस वक्त इस पर बात की जाएगी। और ये बड़े स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, इसका किस तरह से रेजोल्यूशन होगा कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ समाधान, बीच का रास्ता निकलना है तो वो होगा कि लुगांस्क और दोनेत्स्क को किसी तरह की ऑटोनॉमी दे दी जाए यूक्रेन के अंदर और क्रीमिया को रूस का हिस्सा मान लिया जाए।
ऐसे किसी समाधान की संभावना है, अगर कभी जी। होता है फ्यूचर में तो शुभांकर।